Hello बच्चों, let's see the question. In the given arrangement, the loop is moved with a constant velocity v in the uniform magnetic field B in a restricted region of width A. The time for which the EMF is induced in the circuit is, here we have given 4 options with the diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be induced EMF. तो जब भी हम किसी भी सर्किट में यहाँ पे फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. इट इज गिवन एज d∅ डिवाइडेड बाई dt. नाउ यहाँ पे वी हैव टू रिमेंबर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इट इज गिवन एज BA cos theta. Here B is the magnetic field, A is the area of a given loop, theta is the angle between magnetic field and normal of the given surface. तो यहाँ पे अगर हमें फ्लक्स को चेंज करना है या तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं या तो एरिया या तो एंगल. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास कांस्टेंट है. इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे एक लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं जिसकी जो वेलोसिटी है v वो कांस्टेंट है, और जब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर एंटर करती है उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो केवल हमारे पास यहाँ पे जो एरिया आएगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग EMF इंड्यूस्ड होगा. और हमें यही बताना है कि यहाँ पे हमारे पास जो EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा वो एरिया के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें चेंज होने की वजह से नजर आएगा. तो उसके करस्पॉन्डिंग हम पहले ये देखेंगे कि फ्लक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है और उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने टाइम तक यहाँ पे जो EMF है वो इंड्यूस हो सकता है. तो सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ पे डायग्राम से समझें, यहाँ पे हम इस पूरे लूप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है. ये हमारे पास लूप आ गया. यहाँ पे जो इसकी लेंथ है B दैट इज ग्रेटर देन A, यानी जो A है ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रीजन की विड्थ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. तो जो हमने यहाँ पे लूप लिया है उसकी जो लेंथ है वो इस रीजन से यहाँ पे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस को अगर कंसिडर करें तो पहला हमारे पास यहाँ पे केस बनेगा जब हमने जो लूप है इसको यहाँ पे एज तक लेके गए होंगे. अब जैसे यहाँ पे एज तक हम लेके गए, अभी ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब ये होगा अभी यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा. नाउ यहाँ पे हमें एरिया कौन सा देखना है, पहले हम उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यहाँ पे जो भी हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, जो एरिया यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओवरलैप होगा उस ओवरलैपिंग की कंडीशन में ही हमारे पास यहाँ पे हमें EMF का जो चेंज है ड्यू टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स वो देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले जब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन रही होगी इस पर्टिकुलर केस में, यह मान के चलते हैं ये A के बराबर है, तो जो ये लेंथ आएगी ये B माइनस A के बराबर आएगी. नाउ यहाँ पे दूसरा जो केस आएगा जब हम इसको यहाँ पे V वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पोर्शन इस लूप का इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर जाएगा. और इसी में अगर मैं तीसरा केस बनाऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो लूप है उसका जो हमने यहाँ पे A लेंथ कंसिडर किया है ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज B माइनस A वो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट से लेके थर्ड कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो एरिया है वो चेंज हो रहा है. अब हम यहाँ पे कौन सा एरिया ले रहे हैं, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओवरलैप हो रहा है. तो हमने पहले देखा कि यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं थी मैग्नेटिक फील्ड और लूप की, लेकिन यहाँ पर आते आते हमारे पास जो A है इसके करस्पॉन्डिंग हमें लूप में ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है एरिया के रिगार्डिंग. तो यहाँ पे हमारे पास जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड को ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि पहली केस से लेके तीसरे केस तक हमारे पास यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी यहाँ पे चेंज होगा. और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें EMF इंड्यूस होते हुए नजर आएगा. क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है
तो हम वो टाइम निकाल सकते हैं जिसमें हमारे पास जो फ्लक्स है इसमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लक्स की जो वैल्यू है इट इज बी ए कॉस थीटा के बराबर। हम यहाँ पे अगर हम लूप के एरिया की बात करें तो इसका जो यहाँ पे वेक्टर आएगा एरिया वेक्टर दैट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से हम थीटा की वैल्यू 0 कंसिडर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी बी इंटू ए। नाउ अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस से लेके सेकंड केस तक ईएमएफ को कंसिडर करें तो हमारे पास ये बनेगा डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की वैल्यू को पुट करते हैं इट विल बी डी बी ए डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो जो भी चेंज आएगा हमारे पास यहाँ पे एरिया के रिस्पेक्ट में आएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसने यहाँ पे टोटल कितना टाइम लिया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस से लेके थर्ड केस तक इसने जो यहाँ पे एरिया को चेंज करा है उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो वेलोसिटी तो वो v के बराबर थी। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसने टोटल जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर की है वो मैग्नेटिक फील्ड के जो रीजन है उसकी विड्थ के बराबर इसने यहाँ पे लेंथ को कवर किया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जब तक हमारे पास लूप एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा और ये यहाँ पे ए लेंथ को कवर करेगा उस पर्टिकुलर टाइम को अगर हम कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज टोटल लेंथ कवर्ड बाय द लूप। ये हमारे पास आ जाएगा ए के बराबर और इसकी जो वेलोसिटी है इट विल बी इक्वल टू बी। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस। अब हम यहाँ पे अगर सेकेंड यहाँ केस की बात करें जब हमारे पास लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर यहाँ पे एंटर करेगा तो इसको भी हम यहाँ पे दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जब जो लूप है उसका कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा, ये अभी हमारे पास यहाँ पे जो इसकी विड्थ है ये ए के बराबर है एंड दिस इज गिवन एज बी माइनस ए। नाउ जैसे जैसे हम इसको यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में पुल करेंगे हमारे पास इसकी जो कंडीशन है कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगी। यहाँ पे हमारे पास जो पूरी लेंथ है ये b के बराबर है और ये जो पूरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो विड्थ है ये हमारे पास a के बराबर है। लास्ट जो इसी का यहाँ पे केस बनेगा उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पूरा का पूरा लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे बाहर एग्जिट कर जाएगा, यानी हमारे पास जो पूरी विड्थ होगी ये b के बराबर होगी। नाउ यहाँ पे अगेन हम यहाँ इसको अगर सेकेंड जो हमने यहाँ पे केस कंसिडर किया जब हमारे पास लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है उस पर्टिकुलर केस में भी यहाँ पे हमारे पास जो ये फर्स्ट कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है यहाँ पे जो ओवरलैपिंग का एरिया है इन द मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रहा है। और अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग का एरिया चेंज होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी हमें ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो लूप है इसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने में टोटल कितना टाइम लिया। अगेन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको पूरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जो ये लूप हमारे पास आ रहा है इसको बाहर एग्जिट करने के लिए टोटल जो लेंथ कवर करनी पड़ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ के बराबर करनी पड़ रही है और इसकी जो वेलोसिटी है ये हमारे पास यहाँ पे v के बराबर है। तो अगेन जो टाइम लिया जाएगा वो सेम लिया जाएगा जैसे फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में टोटल टाइम की बात करेंगे तो इट विल बी a प्लस v डिवाइडेड बाई a प्लस b। टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 2a बाई v के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the time for which the EMF is induced in the circuit is 2a divided by v. Option B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.